रसोई में तेज आवाज आ रही है, बर्तन गिरने की आवाज और रोने की आवाज है। बस अब बहुत हो गया है, तुम दोनों ने मेरे घर की शांति भंग कर दी है। मैंने तो कुछ भी नहीं किया माँ जी, मैं सिर्फ अपने लिए खाना बना रही थी। झूठ, तुमने जानबूझकर मेरी रसोई में नमक ज्यादा डाला है। ये क्या हो रहा है मेरे घर में? 2 रसोई 2 झगड़े, कहाँ जा रहे हैं हम? लेकिन ये शुरू आखिर हुआ कैसे था? तो आइए जानते हैं पूरी कहानी। दिल्ली के बाहरी इलाके में शर्मा परिवार का सुंदर मकान है, जहाँ 3 पीढ़ियां साथ रहती हैं। हे भगवान, आपकी कृपा से हमारा परिवार पूरा है। दोनों बेटे, दोनों बहुएं सब मिलकर खुशी से रहते हैं। कमला, आज भी प्रिया ने सुबह सुबह सबके लिए गर्म चाय बनाई है। कितनी अच्छी बहू मिली है। रसोई में प्रिया सुबह का नाश्ता तैयार कर रही है। उसके चेहरे पर संतुष्टि की मुस्कान है। 8 साल हो गए हैं इस घर में आए। माँ जी को मीठी चाय पसंद है, पापा जी को हल्की। सबकी पसंद याद रखना कितना आसान है। तभी अनन्या अपने कमरे से नीचे आती है। वो थोड़ी परेशान लग रही है। नमस्ते दीदी, आज डॉक्टर मीरा का अपॉइंटमेंट है। उन्होंने कहा था कि खाने पीने में बदलाव करना चाहिए। अरे क्या हुआ है तुम्हें अनन्या, सब ठीक तो है ना? कुछ खास नहीं दीदी, बस ब्लड शुगर थोड़ा बढ़ गया है। डॉक्टर ने कहा है कि कम तेल मसाला खाना चाहिए। अरे बेटा अनन्या, तुम चिंता मत करो, प्रिया कम तेल में भी बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती है। हाँ अनन्या, भाभी से कहो कि तुम्हारे लिए अलग तरीके से बना दें। अगली सुबह अनन्या डॉक्टर मीरा के पास से वापस आकर नई तरीके का खाना बनाने की बात करती है। दीदी, डॉक्टर ने कहा है कि मुझे ओट्स, क्विनोआ जैसी चीजें खानी चाहिए। क्या आप बना सकती है? अनन्या, मैंने ये सब कभी नहीं बनाया, लेकिन सीखने की कोशिश करूंगी। कोई बात नहीं दीदी, मैं खुद ही बना लूंगी, आपको तकलीफ क्यों दूं? उसी दिन शाम को अनन्या अपनी सहेली रीता से फोन पर बात कर रही है। रीता, मैं तुझे बता रही थी ना कि यहाँ प्रॉपर्टी का मामला है। माँ पापा का ज्यादा प्यार जिसे मिलता है उसी को ज्यादा हिस्सा मिलता है। लेकिन अनन्या, तू ये सब क्यों सोच रही है? देख रीता, अगर प्रिया दीदी को लगे कि घर में उनकी जगह कम हो रही है, तो वो राज भैया के साथ अलग हो जाएंगी। फिर माँ पापा की देखभाल सिर्फ हमारे हाथ में होगी। ये तो गलत है अनन्या, प्रिया भाभी कितनी अच्छी है। मैं कुछ गलत नहीं कह रही, बस थोड़ा सा दिखा रही हूँ कि आज के जमाने में कैसा रहना चाहिए। कमला देवी कपड़े सुखाने बालकनी में आती है और अनजाने में ये बातचीत सुन लेती है। ये क्या कह रही है अनन्या? मैंने कभी सोचा नहीं था कि वो ऐसा सोच सकती है। अगले दिन अनन्या बाजार से महंगे किचन गैजेट खरीद कर लेकर आती है। देखिए माँ जी, एयर फ्रायर, ओवन और नॉन स्टिक पैन लाई हूँ। बिना तेल के स्वादिष्ट खाना खाऊंगी। अरे वाह अनन्या, तुम तो बहुत मॉडर्न हो गई हो। लगता है मेरे खाने में ही कोई कमी है, तभी तो ये सब हो रहा है। शाम को खाने के समय अनन्या अपने नए तरीके से खाना परोसती है। ये देखिए, एयर फ्रायर में बनी सब्जी के चिप्स, बिना एक बूंद के तेल के। वाह, ये तो रेस्टोरेंट जैसा टेस्ट है। अनन्या बेटा, तुमने तो कमाल कर दिया है। प्रिया, तुम भी ये सब सीखो, देखो कितना हेल्दी और टेस्टी है। राज, मैं 8 साल से सबकी पसंद के अनुसार खाना बना रही हूँ। आज तक किसी ने शिकायत नहीं की। कोई शिकायत नहीं है, लेकिन नई चीज सीखने में क्या हर्ज है? रात को प्रिया राज से अपने मन की बात कहती है। राज, मुझे लगता है कि अनन्या जानबूझकर मुझे नीचा दिखाना चाहती है। प्रिया, तुम हर बात में बुराई क्यों देखती हो? अनन्या सिर्फ अपनी सेहत का ख्याल रख रही है। तो क्या मैं गलत खाना बनाती हूँ? क्या मैं सबकी सेहत का ख्याल नहीं रखती? मैंने ऐसा नहीं कहा, लेकिन अनन्या से कुछ टिप्स तो ले सकती हो। अगली सुबह प्रिया ने फैसला किया कि वो भी अपना अलग तरीका अपनाएगी। ठीक है, अगर अनन्या को लगता है कि मेरा खाना पुराने जमाने का है, तो मैं सिर्फ अपने और राज के लिए बनाऊंगी। अरे प्रिया, ये क्या कर रही हो? एक ही घर में 2 अलग अलग रसोई। माँ जी, जब मेरे खाने में कमी है
तो मैं सिर्फ अपने लिए ही बनाऊंगी। अरे दीदी, मैंने कब कहा कि आपका खाना गलत है? आप अपना बनाइए, मैं अपना बनाऊंगी। एक सप्ताह बाद घर में स्पष्ट अलगाव दिखने लगता है। दो अलग रसोइयां चल रही हैं और परिवार में तनाव बढ़ गया है। अरे कमला जी, आजकल आपके घर से दो तरह की खुशबू आती है, क्या है मामला? सुनीता, अब दोनों बहुएं अलग अलग खाना बनाती है, मैं क्या करूं? अरे ये तो ठीक नहीं है, घर में फूट पड़ जाएगी। शाम को डॉक्टर मीरा कमला देवी की जांच करने आती है। कमला जी, लगता है आपके घर में खाने की बड़ी अच्छी व्यवस्था है। डॉक्टर जी, सच तो ये है कि अब दो रसोई चल रही है, मैं समझ नहीं पा रही कि क्या करूं। कमला जी, परिवार में एकता सबसे जरूरी है, खाना तो बहाना है, असली बात कुछ और होगी। उसी शाम परिवार में बड़ा झगड़ा हो जाता है। अरे ये क्या हो रहा है मेरे घर में? पहले एक रसोई से सब खुश थे, अब दो रसोई से भी शांति नहीं है। पापा, प्रिया ने जिद पकड़ ली है, वो कुछ भी नया नहीं सीखना चाहती। हाँ पापा, अनन्या तो सबके लिए हेल्दी खाना बना ही रही है, लेकिन भाभी नाराज हैं। पापा जी, मैंने कभी किसी की बुराई नहीं की, लेकिन अब लगता है कि इस घर में मेरी कोई जगह नहीं है। अचानक अनन्या बात में आती है। दीदी, मैंने तो कभी आपकी बुराई नहीं की, मैं तो सिर्फ अपनी सेहत का सोच रही हूँ। अनन्या, तुम्हारा मतलब ये है कि मैं किसी की सेहत का ख्याल नहीं रखती? अरे मैंने ऐसा कब कहा दीदी? आप तो बात का बतंगड़ बना रही हैं। बस अब बहुत हो गया है, तुम दोनों ने मेरे घर की शांति भंग कर दी है। मैंने तो कुछ भी नहीं किया माँ जी, मैं सिर्फ अपने लिए खाना बना रही थी। झूठ, तुमने जानबूझकर मेरी रसोई में नमक ज्यादा डाला है। ये क्या हो रहा है मेरे घर में? दो रसोई, दो झगड़े, कहाँ जा रहे हैं हम? प्रिया अब टूट चुकी है, मैं इस घर को छोड़कर जा रही हूँ, यहाँ अब मेरी कोई इज्जत नहीं है। देखो, जाना है तो जाओ, हमेशा नाटक करती रहती हो। नहीं दीदी, ऐसे मत जाइए। लेकिन इस समय कमला देवी सच्चाई बताने का फैसला करती है। राम जी, अब मैं सच बताती हूँ, मैंने अनन्या की बात सुनी थी। क्या बात कमला? अनन्या रीता से फोन पर कह रही थी कि अगर प्रिया को लगे कि उसकी कोई जगह नहीं है तो वो राज के साथ अलग हो जाएगी, फिर हमारी देखभाल सिर्फ विकास करेगा। माँ जी, ये तो गलतफहमी है। गलतफहमी नहीं अनन्या, मैंने अपने कानों से सुना है कि तू प्रिया को परेशान करके इस घर से भगाना चाहती है। सच्चाई सामने आने के बाद पूरा परिवार अनन्या से नाराज है और प्रिया से माफी मांग रहा है। बेटा प्रिया, हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है, तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है। मेरी बच्ची, मैं कैसे समझ नहीं पाई कि तू सच कह रही थी। प्रिया, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, तुम्हारा खाना हमेशा से परफेक्ट था, मैं ही बेवकूफ था। अनन्या, ये तुमने क्या किया? भाभी के साथ इतना गंदा खेल? दीदी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, मैं आपसे माफी मांगती हूँ। अनन्या, लालच और ईर्ष्या से कुछ नहीं मिलता, अगर तुमने सच्चे दिल से कहा होता ना तो मैं खुशी से सब कुछ सिखा देती। शाम को सारा परिवार एक साथ बैठकर प्रिया के हाथ का खाना खा रहा है। बेटी प्रिया, आज से तू ही रसोई की मालकिन है और अनन्या, तू प्रिया से सीख लेना। हाँ माँ जी। दीदी, आप मुझे अपने हाथ का प्यार वाला खाना बनाना सिखाइएगा। हाँ अनन्या, प्यार से बना खाना सबसे स्वादिष्ट होता है। अब लगता है हमारा घर वापस पहले जैसा हो गया, एकता में ही शक्ति है। कमला जी, जैसे शरीर को संतुलित भोजन चाहिए, वैसे ही घर को भी प्यार और समझदारी का संतुलन चाहिए। और इस तरह शर्मा परिवार में फिर से प्यार और एकता का माहौल लौट आया, जहां रसोई में प्रिया और अनन्या मिलकर सबके लिए खाना बनाती है और दोनों ने समझ लिया था कि रिश्तों में ईमानदारी सबसे महत्वपूर्ण है। कहानी का संदेश:
रिश्तों में ईर्ष्या और लालच से केवल नुकसान होता है। सच्चा प्यार और एकता ही परिवार की असली ताकत है। माफी मांगना और माफ कर देना दोनों बड़ी बात है। कोमल सुबह सुबह किचन में काम कर रही होती है और खुद से भी बातें कर रही होती है। जल्दी जल्दी काम खत्म कर लूं, उसके बाद मुझे अपना काम भी तो करना है, वरना लेट हो गया और कोई आ गया तो दिक्कत हो जाएगी। पास खड़ी विमला ये सब बातें सुन रही होती है। हालांकि वो कोमल से चीनी लेने आई थी और ये सुन खुद के मन में सोचने लगती है। इसका मतलब मैं एकदम सही थी। वो जो दो लोग आजकल सुबह शाम आ रहे हैं, उनके साथ सरला की बहू का कुछ चल रहा है। सरला के ना रहते हुए मैं ये सब क्या देख रही हूँ। एक बार बस सरला आ जाए, फिर मैं उसे सब बताती हूँ। अरे विमला काकी, क्या हुआ? आप ऐसे चुपचाप क्यों खड़ी हैं? कुछ बोल भी नहीं रही। मैं तो डर ही गई थी। कुछ नहीं, बस मैं वो चीनी लेने के लिए आई थी और तुझे देखने लगी। दुबली पतली हो गई है पहले से। हाँ वो तो है काकी, घर का काम ही इतना हो जाता है और बाहर के कामों को भी संभालना पड़ता है। हाँ बहू, मुझे अच्छे से पता है तू किस काम की बात कर रही है। बेचारी सरला तो एक संस्कारी बहू लाई थी, लेकिन यहाँ तो उसके तीर्थ यात्रा पर जाते ही न जाने कौन कौन आने लगा है। काकी आप फिर सोच में पड़ गई। अरे मेरे शरीर पर मत जाइए, मैं दुबली हो जाऊं या मोटी, फिर भी मुझे काम उतना ही करना है। हाँ ये तो है। चल बहू, अब एक कटोरी चीनी दे दे, मैं जाऊँ अपने घर, मुझे चाय की तलब लगी है। विमला वहाँ से चीनी लेने के बाद तो चली जाती है, लेकिन विमला पूरे दिन सरला के घर पर ही नजर बनाए रखती है। सरला अपने बेटे के साथ तीर्थ यात्रा पर गई हुई थी और सरला के जाने के एक हफ्ते बाद ही सरला के घर पर उसके जाने के बाद एक के बाद एक अनजान आदमी आता रहता था और कभी कभी तो तीसरा अनजान आदमी भी आ जाया करता था। ये सब विमला को भी समझ नहीं आ रहा था, लेकिन अगले 2 दिन बाद ही सरला का आना होता है। सरला, अच्छा हुआ कि तू आ गई, वरना तेरे घर का जो माहौल है वो सुनकर तो तुझे ऐसा झटका लगेगा कि पूछ मत। अरे अभी तो घर में मैंने ठीक से पाँव भी नहीं जमाया और तू है कि चुगलियाँ करने लग गई। कहीं ऐसा तो नहीं कि बहू ने तुझसे चाय नहीं पूछी? अरे तू थोड़ा आराम कर ले, उसके बाद मैं तुझे बताती हूँ क्या चल रहा है तेरे घर में। अच्छा ठीक है, थोड़ी देर बाद आती हूँ, थोड़ा आराम कर लूँ, बहुत थक गई हूँ। सरला को विमला की कोई बात समझ नहीं आती, लेकिन वो थोड़ी देर आराम करने के बाद ही विमला के घर प्रसाद देने पहुंचती है। आ गई तू सरला? देख, मैं तुझे जो कहने जा रही हूँ वो बहुत जरूरी बात है, और मैं इसलिए तुझे ये बात कह रही हूँ क्योंकि जो तेरी बहू कर रही है वो ठीक नहीं है। इससे मोहल्ले का माहौल भी खराब होगा। अरे तू मेरी बहू को खामखा बदनाम कर रही है, ऐसा भी क्या कर दिया मेरी बहू ने? अरे रोज तेरे घर में तेरे जाने के बाद 2-3 आदमी आ रहे थे और कुछ देर बाद उसे तेरी बहू एक थैले में कुछ देती थी। ये तो कैसी बातें कर रही है मेरी बहू के बारे में? एक नहीं 2-3 आदमी आए मेरे घर और मेरी बहू उन्हें थैले में कुछ देती भी है। तुझे क्या मेरी बहू गन या चरस सप्लाई करने वाली लगती है? अरे मुझे क्या पता कि तेरी बहू का किसके साथ क्या चल रहा है, अब तू इस पर ध्यान देना। मुझे तो तेरी कोई बात ही समझ नहीं आई। अब जैसे ही सरला और विमला बातें करते हुए घर से बाहर आते हैं तो वो देखते हैं कि एक लड़का हेलमेट लगाए हुए। देखा, मैंने कहा था ना कि तेरी बहू का कुछ लोचा है। देख, तू अपनी बहू पर नजर रख, वरना तेरी बहू तो तेरे हाथ से गई। अगर इसका किसी के साथ चक्कर नहीं है तो मैं सच कह रही हूँ, जरूर ये कोई ऐसा धंधा कर रही है जिसका संबंध आतंकवादियों से है। अरे शुभ शुभ बोल, ये क्या बोल रही है? तू कहती है तो मैं अभी ही अपनी बहू से पूछती हूँ। तू अपनी बहू से पूछेगी और वो तुझे सच बोल देगी। अरे लगता है तेरे बुढ़ापे के साथ साथ तेरे दिमाग पर भी असर हो रहा है तेरे बुढ़ापे का। तो तू कह रही है कि मैं अपनी बहू पर नजर रखूं लेकिन पूछूं नहीं, यही ना? सरला तो जो भी विमला से सुनती है और जो अपनी आंखों से देखती है, अभी उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन सरला के दिमाग में ये चीज तो बैठ गई थी कि उसकी बहू कोई तो गलत काम कर रही है। अब देर शाम हॉल में बैठी सरला टीवी देख रही होती है कि तभी वो देखती है कि उसकी बहू थैले में कुछ लेकर बाहर जाती है। लगता है फिर से बाहर कोई आया है। आखिर वो ये सब कर क्या रही है? मुझे केशव से बात करनी ही होगी। माँ जी, शाम के खाने में क्या बनेगा? कुछ बताया नहीं आपने, मैं कब से पूछ रही हूँ। कुछ भी बना ले बहू, मैं तो कुछ भी खा लूंगी। वैसे तो अभी बाहर कहाँ गई थी? बस माँ जी, कूड़ा डालने गई थी। कोमल अपनी सास से अपना काम छुपाकर और भी ज्यादा उसे शक में डाल रही थी।
जिस वजह से सरला और भी ज्यादा अपनी बहू पर नजर बनाए रखती है। लेकिन वो देर शाम इस इंतजार में थी कि वो अपने बेटे केशव को अपनी बहू की हरकतों के बारे में सब बता देगी। लेकिन देर शाम जब केशव नहीं आता तो सरला अपनी बहू से कहती है, बहू अब तक केशव घर नहीं आया है, बात हुई क्या तेरी केशव से? मेरा तो फोन ही नहीं उठा रहा। नहीं माँ जी, मैंने तो उन्हें कोई फोन नहीं किया। सरला और कोमल केशव के बारे में बात कर रही होते हैं कि तभी सरला के फोन पर एक फोन आता है और कुछ देर बाद ही सरला रोते हुए घर से निकल जाती है और अगले ही पल वो हॉस्पिटल में होती है अपने बेटे केशव के साथ, जिसका छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। माँ, मैं ठीक हूँ। आपको किसने कहा कि मैं यहाँ हूँ? देखिए, छोटी सी चोट आई है बस। बहू केशव के लिए चाय पानी ले आ। ये कैसे हुआ? आप ठीक तो है ना? कहाँ गिर गए? कहाँ लगी आपको इतनी चोट? अरे तू जा, पहले पानी ले आ। कैसे हुआ, क्या हुआ? तेरे कर्मों के कारण ही है मेरे बेटे की ये हालत, समझी ना तू? ये आप क्या कह रही हैं माँ जी? मैंने ऐसा भी क्या कर दिया? माँ, आप उसे कुछ क्यों कह रही हो? उसकी भी क्या गलती है? तुझे कुछ पता नहीं है तो तू बोल ही क्यों रहा है? पूरे मोहल्ले में तेरी बीवी को लेकर शोर मचा है। क्या? माँ, क्या कह रही हो आप? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। कोमल ने ऐसा क्या कर दिया जो आप उसे सुनाई जा रही हो? अरे साफ साफ बताओ ना। सरला अपने बेटे के एक्सीडेंट का जिम्मेदार अपनी बहू के उस कामों को ठहरा रही थी जिसके बारे में वो जानती भी नहीं थी। अब जब केशव सरला से पूछता है कि उसकी माँ उसकी पत्नी को क्यों ताने दे रही है, तब सरला कहती है, अब मोहल्ले वाले कह रहे हैं कि बहू आदमियों को बुलाकर कोई गलत काम कर रही है। माँ जी, ये आप क्या कह रही हैं? भला मैं आदमियों को बुलाकर क्या ही गलत करूँगी? और रही उस थैले की बात, तो उस थैले में क्लाउड किचन का सामान देती हूँ। क्लाउड किचन क्या है ये? माँ, क्लाउड किचन का मतलब होता है घर में बैठ के खाना बनाओ और बाहर बेच दो। कोमल को आए दिन खाने का ऑर्डर आते रहते हैं, जिसके कारण वो खाना बनाती है और बेच देती है, और खाना लेने कुरियर वाला आता है, और उसी को देखकर आपने और विमला काकी ने गलत समझा। मतलब कि इससे पैसे कमाते हैं घर में अच्छी चीजें बनाकर? हाँ माँ, उससे हम घर बैठे बहुत पैसा कमा सकते हैं। और आपको पता है, इससे न कई महीनों की न किस्त भी गई है कमेटी की। इसके बारे में अगर आपसे पूछने जाते तो आप मना कर देती। हाँ, मैं मना कर देती, लेकिन मुझे एक बार बताना तो चाहिए था ना। और हाँ, बाहर कोई बोर्ड लगवा दे ताकि ये जो विमला अफवाह फैला रही है ना, वो ना फैलाए। माँ, आप सही कह रही हैं। आपने और विमला काकी ने कोमल को बेवजह गलत समझा। और विमला काकी, वो तो पता नहीं कितनों के आगे गा चुकी होंगी ये गाना। अगर ये बात मुझे पहले ही बता दी होती तो मैं बहू को ये सब नहीं कहती और ना ही इसके बारे में ये सब सोचती। देर से ही सही, लेकिन कोमल के क्लाउड किचन के बारे में सबको पता चल जाता है। विमला भी अपनी बहू का क्लाउड किचन खुलवा देती है। सुरभि के हाथों का खाना पूरे मोहल्ले में फेमस था। हर कोई सुरभि के हाथ के खाने की बहुत तारीफ करता था। ऐसे ही एक दिन सुरभि की सास मनोरमा अपने साथ अपनी पड़ोसन विमला को लेकर घर आती है। अरे बहू, विमला आई है। कब से बोले जा रही थी कि ये तेरे हाथ की चाप खाना चाहती है, तो मैंने सोचा कि आज खिला ही दूं। बहू, बना दे जरा विमला के लिए चाप। बस एक बार ही खाई थी, वो भी बहुत थोड़ी सी। तब से ही मन कर रहा है कि सुरभि बहू को बोलूं, लेकिन यही समझ नहीं आ रहा था कि कैसे बोलूं। अब खाने पीने के लिए बोलना अच्छा भी तो नहीं लगता ना। अरे विमला, मेरी बहू भी तो तेरी ही बहू है ना। तू अब मेरी बहू से बोलने में भी इतना शर्मा रही है। देख, तेरा कभी भी कुछ भी खाने का मन हो तो मेरी बहू से बेझिझक बोल दिया कर। बहुत अच्छा खाना बनाती है वो। ये तो पूरा मोहल्ला ही कहता है तेरी बहू सच में बहुत अच्छा खाना बनाती है। तभी तो मैं कहती हूँ कि तू बहुत ही किस्मत वाली है जो तुझे इतनी अच्छी और समझदार बहू मिली। माँ जी भी ना हर दूसरे दिन किसी न किसी को अपने साथ ले आएंगी। अरे अच्छा खाना बनाती है उसका मतलब ये थोड़ी है कि हर दिन खाने का भंडारा ही करती रहूं। माँ जी का क्या करूं मैं? मनोरमा, तेरी बहू कुछ बोल क्यों नहीं रही? क्या हुआ सुरभि बहू, कुछ बोल क्यों नहीं रही है तू? बहू, क्या हुआ? बना दे चाप। माँ जी, वो क्या है ना, क्या सिलेंडर खत्म हो गया है तो खाना ही नहीं बन पाएगा। विमला आंटी, आप फिर कभी आ जाना, मैं तब आपके लिए बना दूंगी। अभी तो थोड़ी मुश्किल है ना। बहू, तो क्या हुआ? अरे दूसरा सिलेंडर है ना घर में, वो ले ले। थोड़ी देर ही तो लगेगी। माँ जी, दरअसल वो भी नहीं है। वो क्या है ना, पड़ोस की शारदा आंटी आई थी, उनका भी सिलेंडर खत्म हो गया था तो मैंने उन्हें दे दिया, इसलिए वो सिलेंडर तो नहीं है। चल कोई बात नहीं, अब जब घर में सिलेंडर ही नहीं है तो तू भी कहाँ से ही बनाएगी। विमला, कोई बात नहीं,
मैं तेरे लिए खास बनवा दूंगी कुछ दिनों में ही। चलो कोई बात नहीं, अब क्या ही कर सकते हैं। लगता है आज चाप खाना किस्मत में ही नहीं। सुरभि अपनी सास से काफी परेशान थी क्योंकि सुरभि अच्छा खाना बनाती, तो इसलिए सुरभि की सास आसपास के लोगों को घर बुला लेती थी ताकि वो सुरभि की तारीफ करे। ऐसे ही कई दिनों तक चलता रहता है। कुछ दिनों बाद वापस से मनोरमा अपने साथ कुछ लोगों को खाने पर लेकर आती है। सुरभि तब भी कोई बहाना नहीं बना पाती और खाना बना देती है, लेकिन वो काफी परेशान हो जाती है और अपने पति हेमंत से कहती है, हेमंत, अब तुम ही बताओ कि मैं माँ जी का क्या करूँ? अरे उन्हें क्या परेशानी है? सुरभि क्या हुआ? तुम इतनी परेशान क्यों हो? और माँ ने क्या किया है, बताओ मुझे। अरे माँ जी ने तो रोज का ही ड्रामा बना रखा है। हमेशा अपने साथ किसी न किसी को लेकर आ जाती हैं और बोलती हैं कि मेरी बहू बहुत अच्छा खाना बनाती है। बहू आज ये बना ले, आज वो बना ले। हाँ, ये तो अच्छी बात है ना कि तुम्हारी सास तुमसे कितना प्यार करती है कि सबको तुम्हारे हाथ का खाना खिला के सबसे तुम्हारी तारीफ करवाना चाहती है। ये तो बहुत अच्छी बात है ना। इसमें दिक्कत क्या है? क्या है परेशानी? देखिए, मुझे तारीफ सुनने से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम खुद ही सोचो ना, रोज लोग यहाँ आते हैं खाना खाने के लिए, लेकिन हमारा राशन भी तो लगता है, गैस भी लगती है, मेरी पूरी मेहनत लगती है, और उसके बदले हमें मिलता क्या है? हाँ, ये बात तो तुम बिल्कुल सही कह रही हो। मैं माँ जी को मना भी तो नहीं कर सकती हूँ ना। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूँ और क्या नहीं। मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है। तुम एक काम करो, क्लाउड किचन ना शुरू कर दो। उसके बाद खाना बना कर बेचो, उसके बदले पैसे लो। हाँ, ये आइडिया तो बहुत अच्छा है, लेकिन माँ जी इस बात के लिए मानेंगी क्या? अरे तुम माँ की टेंशन क्यों ले रही हो? मैं हूँ ना, मैं माँ को मना लूंगा और समझा भी दूंगा। अब सुरभि अपना क्लाउड किचन शुरू करती है। सुरभि का पहला दिन था और सुरभि अपने क्लाइंट के लिए दाल मखनी बना रही होती है। तभी मनोरमा फिर से विमला के साथ आती है। बहू, मैंने पूरे मोहल्ले में बता दिया सबको कि मेरी बहू ने अपना बादल वाला किचन खोला है। माँ जी, वो बादल वाला किचन नहीं होता है, क्लाउड किचन होता है। हाँ, वही क्लाउड को बादल ही तो कहते हैं। अच्छा, आज जो भी तू बना रही है जरा सी विमला को भी दे दे। विमला भी आज अपने घर में खाना नहीं बना रही तो यहीं से ले लेगी। माँ जी, लेकिन ये मैंने अपने क्लाइंट के लिए बनाया है, उन्हें कम पड़ गया तो? बहू, कुछ ना कम होगा, तू चिंता क्यों कर रही है? तू विमला को दे दियो, ठीक है ना? बहू, रायता होगा तो वो भी दे दियो। वो क्या है ना, मुझे रायता बहुत पसंद है। जी आंटी जी, बिल्कुल रायता क्या, आप हुक्म कीजिए। आपके लिए तो ये काम ही शुरू किया है मैंने। सुरभि के काम में फिर से मनोरमा दखल देने लग गई थी और आस पड़ोस को खाना लेने के लिए बोल देती थी। ऐसे ही कई दिन निकल रहे थे। कुछ दिनों बाद सुरभि भी खाना नहीं बनाती और अपने कमरे में ही बैठी होती है। तभी मनोरमा अपनी बहू के पास जाती है और बोलती है, अरे बहू, क्या हुआ? तू ऐसे शांत शांत अपने कमरे में क्यों बैठी है? आज खाना नहीं बना रही? माँ जी, क्या फायदा खाना बनाने का? मैंने सोचा था कि कुछ पैसे जमा होंगे तो मैं कुछ अपने लिए ले लूंगी, लेकिन यहाँ तो 1 रुपए भी जमा नहीं हो पा रहे हैं, बल्कि अपनी जेब से और चले जाते हैं। बहू, मैंने तो पहले ही कहा था कि ये सब मत कर, कुछ नहीं होगा। जब जेब से पैसे लगाने पड़ेंगे तो कहाँ से ही कोई काम चल सकता है। चल कोई बात नहीं, अब ये सब छोड़ दे। माँ जी, ये सब ना आपकी ही वजह से जेब से पैसे लग रहे हैं। आप जो हर रोज किसी न किसी को खाने के लिए लेकर आती हो ना, मेरा खाना तो कम हो जाता है ना, इसीलिए दोबारा बनाना पड़ता है मुझे। बहू, मैं तो इसीलिए ही बोलती हूँ ताकि लोग तेरे खाने की तारीफ करें। लोगों को भी तो पता चले कि तू कितना अच्छा खाना बनाती है। आगे चलकर तभी तो लोग तुझसे खाना मंगवाएंगे ना। माँ जी, जब लोगों को फ्री में खाना मिल रहा है तो लोग पैसे देकर क्यों जाएंगे? और मुझे शादी करके यहाँ आए हुए 1 साल से ऊपर हो गया है। अब तक तो पूरे मोहल्ले को अच्छे से पता चल गया है कि मैं अच्छा खाना बनाती हूँ, खासकर आपकी दोस्त विमला आंटी को। उनका तो बस नहीं चलता, वरना तो पतीला लेकर आ जाए यहाँ। सुरभि की बातें अब मनोरमा के दिमाग में ही रहती हैं। उसके पास कोई जवाब नहीं था, इसलिए वो चुप हो जाती है। अब मनोरमा सुरभि की मदद में लग गई थी। कुछ दिनों बाद मनोरमा और सुरभि दोनों खाना बना रहे होते हैं। तभी वहाँ विमला अपने बर्तन लेकर आ जाती है और बोलती है, अरे सुरभि बहू, आज क्या बना रही है बहू तू? आज मेरी बहू चाप बना रही है, तंदूरी नान मलाई कोफ्ता बना रही है। लेकिन तू यहाँ क्यों और हाथ में बर्तन लेकर? क्या हुआ, कुछ देने आई है क्या? जो भी देने आई है वो यहीं रख दे। अरे नहीं, कुछ देने नहीं आई हूँ। वो तो तुम लोगों के घर से इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी
तो मैंने सोचा जो भी बना है वो थोड़ा सा ले जाऊं। थोड़ा लेने के लिए विमला आंटी आपको ज्यादा ही बड़ा कटोरा ले आई है। अरे इतना तो बना भी नहीं है यहाँ पर। अरे कहाँ बड़ा है, छोटा सा तो है। खैर जितना भी है उसमें से थोड़ा सा दे दे। ठीक है विमला, बहू कितने बनेंगे इसके पैसे? विमला को भी ऐसे अच्छा नहीं लगता ना मुफ्त में खाना। पैसे क्यों मनोरमा, अब तक तो कभी पैसे नहीं लिए। हाँ वो तो पता है मुझे, लेकिन बात तो ये भी है ना कि तुझे अच्छा नहीं लगता मुफ्त का खाना खाना। तो बस इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि बहू बता दे, जितने भी पैसे हुए वो दे देगी। अरे नहीं मत ही दो, मेरे घर में भी खाना बना है, मैं बस चखना ही चाहती थी। मेरा पेट तो भरा हुआ है। अच्छा अब मैं चलती हूँ, मुझे बहुत काम है। विमला वहाँ से तुरंत चली जाती है। हेमंत हंसते हुए आता है। माँ, आपने विमला आंटी के तो छक्के छुड़ा दिए। देखो तो कैसे भाग गई। और नहीं तो क्या। अरे मैं ही पागल थी जो लोगों को अपनी बहू के हाथ का खाना खिलाना चाहती थी, लेकिन ये सब तो मुफ्त का खाना खाने आते गए। कभी किसी ने खुशी में आकर 1 रुपया नहीं दिया। लेकिन अब बहू की क्लाउड किचन में उसकी साथ साथ दे रही है तो काम तो बहुत अच्छा ही चलेगा ना। आखिरकार सुरभि की क्लाउड किचन की गाड़ी पटरी पर आ ही जाती है। सुमन अपने पति दीपक के साथ और अपनी सास रमा के साथ एक छोटे से घर में रहती थी, जहाँ दीपक बाहर कमाता था और सुमन घर चलाती थी। एक दिन रमा को बहुत भूख लग रही होती है और वो अपनी बहू को बुलाती है और बोलती है, बहू मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है। आज सुबह भी कुछ नहीं खाया था, कुछ खाने के लिए है? माँ जी, आज जो सुबह रोटी बनी थी वो तो सुबह ही खत्म हो गई थी। 2-4 जो बची थी वो मैंने गाय को दे दी थी। तो अब बस भिंडी की सब्जी ही है और इसके साथ खाने के लिए कुछ भी नहीं। अरे बहू तू बाहर से ही कुछ ले आ, मुझसे तो भूख बर्दाश्त नहीं हो रही है। मेरे पेट में दर्द हो रहा है भूख की वजह से। माँ जी, बाहर इतनी धूप हो रही है और अभी दिन का समय है, सारी दुकानें बंद होंगी। तो बहू कुछ तो कर, मेरी भूख कैसे शांत होगी? तू ही कुछ बताना। एक काम कर, तू मेरे लिए जल्दी से खाना बना दे। जब तक मैं खाना नहीं खाऊंगी ना तब तक मुझे आराम नहीं मिलने वाला। माँ जी, थोड़ा सा आटा रखा है, मैं उससे आपके लिए भिंडी के पराठे बना देती हूँ। क्या? भिंडी के पराठे? अरे बहू ये कौन से पराठे होते हैं? मैंने पहले तो कभी नहीं सुना कि भिंडी के कोई पराठे भी होते हैं। तूने कभी पहले बनाए हैं या फिर कुछ अलग होते हैं ना ये? माँ जी, मैं ये पहले बनाया करती थी, लेकिन जब से शादी हुई है कभी ऐसा कुछ बनाया ही नहीं। अब आपको भूख लग रही है तो सबसे जल्दी जो बनेगा वो भिंडी के पराठे ही है, वही बना देती हूँ। बहू मुझे भूख जरूर लग रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं कुछ भी खा लूंगी। अरे भिंडी के पराठे मैंने कभी नहीं खाए, नाम तक नहीं सुना। अब अचानक कैसे खा सकती हूँ मैं? माँ जी, आप मेरी बातों पर यकीन तो करो। अरे मैं कह रही हूँ ना, आपको भिंडी के पराठे बहुत अच्छे लगेंगे, तो आप क्यों इतनी चिंता कर रही हो? और वैसे भी जब तक खाओगी नहीं तब तक पता कैसे चलेगा कि कैसे हैं? बहू नाम से ही पता चल रहा है मुझे कि कैसे होंगे, सोच भी नहीं पा रही हूँ कैसे होंगे। रहने दो माँ जी, जब तक आप खाओगी नहीं तब तक आपके मन में यही सब चलता रहेगा। अब तो आपको मैं भिंडी के पराठे खिला कर ही रहूंगी, आपको पता तो चलना चाहिए। अब सुमन अपनी सास की एक बात नहीं सुनती और भिंडी के पराठे बनाने लगती है। थोड़ी देर में जल्दी से सुमन भिंडी के पराठे बनाकर लाती है, जिसे रमा खाती है। रमा को भिंडी के पराठे खाने में बहुत ही ज्यादा अच्छे लग रहे थे और वो जल्दी से एक साथ कई पराठे खा लेती है। तब जाकर रमा की भूख शांत होती है और वो अपनी बहू से कहती है, अरे बहू मैं तो कुछ ज्यादा ही सोच रही थी कि कैसे होंगे, लेकिन ये तो सच में बहुत अच्छे हैं। मुझे नहीं पता था कि भिंडी के पराठे भी बनते हैं, आज तो मैंने पहली बार खाए हैं। माँ जी, मैंने तो पहले ही कहा था कि आपको भिंडी के पराठे अच्छे लगने वाले हैं, लेकिन आपने मेरी बात ही कहा सुनी। अब आपको अच्छे लगे ना? हाँ बहू, अच्छे नहीं बहुत अच्छे हैं। मेरी तो भूख भी शांत हो गई, खाकर तो मजा ही आ गया। रमा को भिंडी के पराठे काफी अच्छे लगते हैं, जिसके बाद वो अपनी बहू से कई बार भिंडी के पराठे ही बनवाती है। सुमन भी बड़े ही मन से अपनी सास के लिए हर रोज पराठे बना देती थी। एक सुबह दीपक अपने काम पर जल्दी जा रहा होता है। ये देखकर दीपक को सुमन रोककर कहती है, अरे अरे अरे, आप इतनी जल्दी ऑफिस क्यों जा रही हैं? घर लेट आते हो लेकिन ऑफिस सुबह ही चले जाना है, ये क्या बात हुई? आपने बताया भी नहीं। सुमन, अभी बात को समझो। ऑफिस में आजकल बहुत ज्यादा काम का प्रेशर है, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। और ऊपर से आज जल्दी भी बुलाया था। मुझे लगा तुम सो रही हो, इसलिए तुम्हें उठाना सही नहीं लगा मुझे। बस मैं थोड़ी देर में जा रहा हूँ। अरे ऐसे कैसे जा रहे हो? आपने कुछ खाया भी नहीं है और आपको बाहर का खाना सूट नहीं करता है।
रुको, मैं अभी जल्दी से आपके लिए कुछ बना देती हूँ। नहीं सुमन, तुम खाना बनाओगी तो उसमें टाइम लग जाएगा, और वैसे भी मुझे जल्दी जाना है। अरे आपके निकलने से पहले मैं बना दूंगी। आपको जो कोई भी काम है आप पहले वो कर लो, तब तक मैं खाने का देख लेती हूँ। बाहर का खाना वैसे भी अच्छा नहीं होता है। सुमन जल्दी से दीपक के लिए भिंडी के पराठे बना देती है। दीपक पराठे रोल खाता है और उसे भी वो पराठे काफी अच्छे लगते हैं। अरे वाह सुमन, ये तो काफी अच्छे पराठे हैं। किस चीज के हैं? वाह, आप पराठे खा रहे हो और आपको पता भी नहीं चला कि किस चीज के पराठे खा रहे हो। आप भी ना बिल्कुल बच्चे ही हो। मैंने ये भिंडी के पराठे बनाए हैं। वाह, मजा आ गया। आज से पहले इतने अच्छे पराठे मैंने खाए नहीं। अब मैं चलता हूँ, पहले ही लेट हो चुका हूँ। दीपक जल्दी से ऑफिस चला जाता है, लेकिन शाम को दीपक घर नहीं आ पाता क्योंकि उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और दीपक को काफी गंभीर चोट आई होती है। 2 दिन बाद दीपक को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल जाता है और वो घर वापस आ जाता है, लेकिन एक्सीडेंट की वजह से अब उसे बेड रेस्ट के लिए कहा जाता है। माँ जी, अचानक से ये सब क्या हो गया? ऐसा लग रहा है भी कुछ दिन पहले तक तो सब ठीक था, लेकिन अचानक से हम सबकी जिंदगी उथल पुथल हो गई है। अब क्या होगा? वही तो बहू, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा कि अब कैसे होगा सब। मुझे माफ कर दो, आज मेरी इस हालत की वजह से आप दोनों को ऐसे दिन देखने पड़ रहे हैं। आप माफी क्यों मांग रहे हो? अरे जो कुछ भी हुआ है वो बस एक हादसा है, और हादसे तो किसी के साथ भी हो सकते हैं ना, इसमें आपकी थोड़ी गलती है। सब लोग परेशान बैठे होते हैं, तभी रमा की पड़ोसन विमला आती है और बोलती है, अरे रमा बहन, अब दीपक कैसा है? ठीक तो है ना वो? हाँ, पहले से बेहतर तो है, लेकिन डॉक्टर ने दीपक को अब भी आराम करने को कहा है। मैं तो डरी गई थी कि कहीं दीपक को कुछ हो ना जाए, लेकिन भगवान ने कुछ नहीं होने दिया मेरे दीपक को। हाँ, ये तो अच्छी बात है ना। आराम करने के लिए कहा है डॉक्टर ने, तो 1-2 महीने आराम ही कर लेगा। अरे जान है तो जहान है, बाकी चीजें होती रहेंगी बाद में। हाँ, बिल्कुल सही कहा विमला बहन। और तुम बताओ, यहाँ कैसे आना हुआ? वो तो 2-3 दिन पहले तुम्हारी मकान मालिक आई थी और वो किराए की बात करने आई थी, क्योंकि तुमने किराया दिया ही नहीं है। तुम लोग थे नहीं, तो वो मुझे बोल के गई है। अब मैंने सोचा एक बार दीपक को भी देख लूं। माँ जी, मकान का किराया कहाँ से देंगे? अब हमारे पास जितने पैसे थे वो सब तो हमने दीपक जी के इलाज में लगा दिए। अब हमारे पास तो पैसे ही नहीं है। अरे बहू, तो चिंता मत कर, कुछ न कुछ तो हो ही जाएगा। अच्छा विमला बहन, अब मुझे लगता है कि आपको जाना चाहिए। भगवान की कृपा थी मेरे बेटे पर, जो उसे कुछ हुआ नहीं। दीपक के एक्सीडेंट के बाद उन लोगों को खाने के लिए भी काफी परेशानी आ गई थी। घर में तो इतनी महामारी आ गई थी कि किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। अपनी सास और पति दोनों को ही इतना परेशान देखकर सुमन को भी बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। मैं क्या करूं? हमारे घर के हालात तो और खराब होते जा रहे हैं, और इन सब बातों का दीपक जी के दिमाग पर भी बहुत गहरा असर पड़ रहा है। मुझे कुछ तो करना ही पड़ेगा। सुमन अब अपने घर के हालातों से परेशान होकर भिंडी के पराठे बेचने का काम शुरू कर देती है। भिंडी के पराठे काफी अलग भी थे, जो कि लोगों को पसंद आ रहे थे। धीरे धीरे सुमन अब अपने परिवार का खर्चा उठा रही थी और सब ठीक होने लगा था। कुछ दिनों बाद दीपक बिल्कुल ठीक हो जाता है, और रात के समय जब सुमन भिंडी के पराठे बेचकर घर आती है तो दीपक कहता है, सुमन, इतने दिन तुमने घर संभाला है, लेकिन अब मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। मैं कल से वापस अपनी नौकरी ज्वाइन करूंगा, तो तुम अब ठेला मत लगाना। नहीं दीपक जी, भगवान ना करे ऐसे कभी कोई दोबारा परेशानी हो हमें, लेकिन अब मैं अपना काम बंद नहीं करना चाहती हूँ। लोगों को मेरे भिंडी के पराठे पसंद आ रहे हैं। सुमन अब हर रोज ठेला लगाती है और भिंडी के पराठे बेचा करती है। रमा भी अपनी बहू की पूरी मदद करती है।